हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स हम आपके साथ जून से लेकर जनवरी महीने तक के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर रहे हैं। तो अपना आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी की और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ आपको गाइडेंस भी देते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए दो में से किसी भी नंबर पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बेसिकली हाइपरलूप एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो भी टाइम लगता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेन है जो कि एयरक्राफ्ट के बराबर स्पीड अचीव कर लेती है, जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का समय बहुत कम हो जाता है। अभी इसी संदर्भ में फ़िलहाल वर्जिन हाइपरलूप 1 नाम की एक निजी कंपनी है जिसने महाराष्ट्र की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत मुंबई से पुणे तक की दूरी तय करने में जो समय लगता है वो अभी करीब 3 घंटे लगता है रोड से। तो उसको कम करके ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग 23 से 25 मिनट तक ले आएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत एडवांटेजियस फीचर है, क्योंकि मुंबई से पुणे करीब ऐसा माना जाता है साल भर में 8 करोड़ से 19 करोड़ के बीच में लोग ट्रैवल करते हैं। तो अगर इस तरीके से 3 घंटे से वो जो समय है वो कम होके 23 से 25 मिनट तक हो गया तो सभी ट्रैवल करने वाले लोगों का हम बहुत समय बचा पाएंगे। अब अगर बात करें हाइपरलूप सिस्टम क्या है, तो आप ये देख रहे होंगे ये काइंड ऑफ मैग्नेटिक ट्रेन है, एक चुंबकीय ट्रेन है। इसमें स्पीड हम लोग अचीव कर लेते हैं करीब 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो कि एयरक्राफ्ट की स्पीड से मैच कर जाती है। और इतनी तेज़ गति से चलने की वजह से ही ये समय बहुत कम कंज्यूम करती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जो गोल गोल कैप्सूल है, इस कैप्सूल को पास कराया जाता है इस काइंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब से, और यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के चलते ये बहुत हाई स्पीड अचीव कर लेती है। अगर मैं बताऊँ ये पूरा आइडिया किसका है, तो ये कहा जाता है ब्रेन चाइल्ड है इलॉन मस्क का, जो कि टेस्ला के फाउंडर हैं। और जो टेक्नोलॉजी है ये दोनों ही चीज़ों के लिए, यानी पैसेंजर और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए डेवलप की जा रही है। तो अगर यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो हमने बात की कि एक चुंबकीय ट्रेन है, 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ सकती है। बेसिकली मुंबई पुणे मार्ग पे ये बनाई जा रही है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि करीब 8 से 19 करोड़ लोग प्रतिवर्ष यात्रा करते हैं। और इसके तहत ये जो जर्नी है ये सिर्फ हम कोशिश करेंगे 23 मिनट्स के आसपास लाई जा सके। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है। क्या फ़ायदा होगा? देखिए, किसी भी चीज़ को जब पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाता है या फिर वो सार्वजनिक अवसंरचना के तौर पे दर्ज कर लिया जाता है तो उसको पैसा जुटाने में, फंड जुटाने में काफ़ी आसानी होती है और अलग अलग उसको कंसेशंस मिलते हैं। तो अगर अब ये वाला स्टेटस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैटेगराइज कर लिया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इसको स्टेटस मिल गया, तो यानी यहाँ पे आसानी से फंड हम लोग एक्यूमुलेट कर पाएंगे और अलग अलग प्रकार के यहाँ पे कंसेशन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को मिल पाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये जनरली माना जा रहा है करीब 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को यूज़ करेगा और इसको पुणे का मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश बन सकता है जो ऑफिशियली हाइपर लूप को कमीशन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में भी इसके आने की संभावना काफ़ी है, तो आप ध्यान रखें। हालांकि इसके साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं। इसका ऑल्दो 400 बार परीक्षण किया गया है, लेकिन अभी तक मानव इस पर यात्रा नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम इस डोमेन की बात करें जहाँ पे पैसेंजर ट्रेन के तौर पे इस चीज़ को देखा जाए तो अभी तक इसका फ्यूचर अनसर्टेन है। उसके अलावा अगर हम बात करें, इतनी लंबी एक ट्यूब डेवलप कर पाना जो मुंबई से पुणे को कनेक्ट करे, ये अपने आप में बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। अगर हम ये करने में सक्षम होते हैं तो ये एक चमत्कार के समान माना जाएगा। हालांकि छोटे लेवल पे तो फिर भी ये फीजिबल लगता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे अगर आप इसको डेवलप करें तो बहुत सारी कठिनाइयों को इसको सामना करना पड़ेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट में दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है पॉलिटिकल विल को एक्वायर करना। किसी भी चीज़ में पॉलिटिकल विल एक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे भी वो शुरुआत में बहुत एंथुजियास्टिक तौर पे इस प्रोजेक्ट को लिया गया, लेकिन अभी जब से नई सरकार आई है उसने कहा है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल है या नहीं ये देखने के लिए हम
पहला देश नहीं बनना चाहते, पहले इसको कहीं और इम्प्लीमेंट हो जाने दो, फिर उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक चुनौती के तौर पे इस स्टेटमेंट को देखा जा रहा है। उसके अलावा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अंडर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि लैंड एक्विजिशन की, आसानी से लैंड अवेलेबल नहीं होता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वो सब भी यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्यमान है। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम पढ़ेंगे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के बारे में। बेसिकली इसको अभी अभी नया इनकॉर्पोरेट किया गया है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे कमर्शियल आर्म के तौर पे। बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को एक पब्लिक सेक्टर स्पेस बिजनेस कंपनी के तौर पे स्थापित किया गया था मार्च 2019 में, जिसका मेन टास्क रखा गया था कि भारत के स्पेस कॉमर्स को प्रमोट करना है उसको, यानी कि वो लगातार लॉन्च व्हीकल्स को, उसमें भी अगर बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को बनाए, उसका उत्पादन करे और उसको डिलीवर करे अपनी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को। जैसे कि हमने बात की, ये दूसरी इसकी कमर्शियल शाखा है यानी दूसरी व्यावसायिक शाखा है। तो इसरो की पहली शाखा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की पहली व्यावसायिक शाखा है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जाम के लिए, इसलिए आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। अगर पहली वाली शाखा की बात करें तो 1992 में इसको स्थापित किया गया था और ये भी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करता है। जो NSIL है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर ही काम करता है। यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मदद लेंगे और ये जो दूसरा हमने अभी कमर्शियल आर्म डेवलप किया है, ये उसी माध्यम से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का निर्माण करेगा, उसका उत्पादन करेगा। शुरुआत में इसको कहा गया है कि ये 5 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को इनिशियली आउटसोर्स करेगा। मैंने आपको PSLV और GSLV में ऑलरेडी डिफरेंस यहाँ पे बता दिया था। जो PSLV हैं वो हल्के पेलोड्स को यानी हल्के सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर सकते हैं। अगर और ऊपर आपको प्लेस करना हो तो उसका वजन और ज़्यादा घटाना पड़ेगा जो आप पेलोड इस पर रख के भेज रहे हैं। GSLV जो है वो PSLV के कंपैरिजन में और तगड़ा होता है, यानी ये ज़्यादा भारी सैटेलाइट्स या फिर ज़्यादा भारी पेलोड्स को और ऊंचाई तक रख सकता है। तो इसीलिए अगर आपको हैवी पेलोड कैरी करना होता है या फिर दूर उसको कहीं प्लेस करना होता है तो हम लोग GSLV का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें ये अपने पहले कमर्शियल आर्म से कैसे डिफर करता है, यानी इसरो के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 कमर्शियल आर्म अब तक बन चुके हैं। पहला है एंथ्रिक्स और दूसरा है हमारा न्यूली क्रिएटेड आर्म NSIL। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें जो एंथ्रिक्स है, जो पहला वाला कमर्शियल आर्म है, वो यहाँ पे इसरो की कमर्शियल डील्स को मैनेज करेगा फॉरेन कस्टमर्स के साथ सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल्स के कंटेक्स्ट में। और वहीं पे अगर आप दूसरे न्यूली क्रिएटेड कमर्शियल आर्म की बात करें तो ये लोकल इंडस्ट्री की कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ ध्यान देगा। तो ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। जो पहला वाला है वो फॉरेन कस्टमर्स के साथ डील करता है, उनके साथ जो भी कमर्शियल डील होती है इसरो की वो एंथ्रिक्स हैंडल करता है। और जो दूसरा NSIL है ये लोकल इंडस्ट्री को और ज़्यादा कैसे मजबूत बनाया जा सके स्पेस निर्माण के कार्यों में, उस पर मेजर फोकस करेगा। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो है पार्कर सोलर प्रोब के बारे में। अभी अगस्त 12 को ये जो नासा का एक मिशन है इसने कंप्लीट कर लिया अपना 1 साल सर्विस में, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है नासा का मिशन है ये, और नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम, जो सन और अर्थ के सिस्टम में अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करता है, उनको ऑब्जर्व करता है। उसी प्रोग्राम का छोटा सा हिस्सा है ये पार्कर सोलर प्रोब। इसका मेजर फोकस रहता है कि सन के एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, जिससे कि हम सूरज को और बेहतर तरीके से समझ सकें। सूरज पे जो भी फिनोमिनाज होते हैं जो जो पूरी धरती को अफेक्ट करते हैं उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो है सबसे सूर्य के निकट जाने वाला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है और एकमात्र ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो इतना पास तक पहुँच पाया है। इस मिशन को 2018 वर्ष में लॉन्च किया गया था। बेसिकली सूरज से अलग अलग तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारी पृथ्वी के क्लाइमेट पे भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोलर जो स्टॉर्म्स आते हैं, सौर तूफान आते हैं, उससे हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम, उससे उससे जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको बहुत क्षति पहुंचती है। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स को जो सूर्य से संबंधित हैं और वो धरती के क्लाइमेट पे किसी न किसी तरीके का कोई प्रभाव डालते हैं, उन सबको समझने के लिए हमने ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा था। इस मिशन का सेंट्रल एम ये है कि किस तरीके से सन के कोरोना से
एनर्जी और हीट ट्रांसफर होती है उस चीज़ को हमको समझना है। जो सोलर विंड है उसके अलग अलग फिनोमिनास को समझना है। ऐसा माना जा रहा है कि ये मिशन करीब 7 साल तक वहाँ पे लास्ट करेगा और उसके इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान वो टोटल 24 ऑर्बिट सन के चारों तरफ कंप्लीट करेगा। अब पार्कर सोलर प्रोब, इसका जो नाम है वो यूजीन पार्कर के नाम पे रखा गया है, जो कि एक अमेरिकन सोलर एस्ट्रोफिजिस्ट हैं। पहले इसका नाम था सोलर प्रोब प्लस, बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया था यूजीन पार्कर के नाम के बाद पार्कर सोलर प्रोब। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जो यूजीन पार्कर है उन्होंने पहली बार 1958 में सोलर स्टॉर्म्स के बारे में बताया था, यानी सौर तूफान के बारे में बताया था। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो ये जो पार्कर सोलर प्रोब है इसका मेजरमेंट आप यहाँ पे देख पाएंगे। लंबाई इसकी 1 मीटर की है, ऊंचाई 2.5 मीटर की है और चौड़ाई करीब 3 मीटर की है। अगर दोस्तों यहाँ पे हम लोग सन की बात करें तो सन का कोर होता है जो वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है और इस फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जो भी न्यूक्लियर एनर्जी एक एटम में स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है। अब जो ये यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है ये कोर के बाहर आने वाली गैसेस को भी हीट अप करती हैं, जिससे कि सन के अंदर से बाहर की तरफ हीट ट्रांसफर का प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी अगर मैं आपको बताऊं, एक बार रिवाइज कराऊं, तो ये है सन का कोर जो कि अंदर की तरफ है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है वो फ्यूज हो जाता है हीलियम में। यानी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर ये इस तरीके से 2 हाइड्रोजन एटम है तो ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फ्यूज का तात्पर्य है जुड़ जाते हैं और जुड़ के एक बड़ा एटम बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं हीलियम एटम। जब ये दोनों आके एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी है ये है न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जो एनर्जी निकली है ये कोर के बाहर यहाँ पे आप देखेंगे कुछ गैसेज होती हैं। एनर्जी की वजह से वो गैसेज हीट अप हो जाती हैं, यानी गर्म हो जाती हैं और इस तरीके से कोर से बाहर की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। तो अगर आप सन के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए, जो मैंने ये लाल वाला बनाया है ये है सन का कोर। यहाँ पे वो मैंने जो आपको बात बताई थी, न्यूक्लियर रिएक्शंस वो होते रहते हैं। फिर इससे निकलने वाली जो गर्मी है वो आसपास की गैसेस को गर्म करती है। तो जो इसके बाहर वाली ये मैंने लेयर बनाई है ये है रेडिएटिव लेयर। इसके बाहर एक और ये मैंने लेयर बनाई है ये है कन्वेक्टिव लेयर। फिर ये जो आपको यहाँ पे सन का सरफेस दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। और अगर इसी के आप जस्ट नीचे देखें, फॉर एग्जाम्पल आप समझें, अगर आपने एक संतरे का छिलका हटाया है तो छिलका तो है क्रोमोस्फेयर और संतरा जो अंदर से निकलेगा उसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। अब जो सन यहाँ पे इस तरीके का ये रेडिएशन छोड़ता है, जो एटमॉस्फेयर अपना छोड़ता है, जो प्रोमिनेंस छोड़ता है, इस वाले एरिया को हम कहते हैं कोरोना। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे आपको याद रखना है कोरोना क्या है, क्रोमोस्फेयर क्या है, फोटोस्फेयर क्या है, कोर क्या है, कोर से कैसे एनर्जी बाहर की तरफ ट्रांसफर होती है, और उसके अलावा रेडिएटिव लेयर और कन्वेक्टिव लेयर क्या है। और दोस्तों जो सन होता है उससे इस तरीके से बाहर की तरफ कुछ हवा बह के आती है जिसको हम कहते हैं सोलर विंड। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपको जानने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि अगर साइंटिफिकली बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट का एम क्या है तो इसके 3 एम है। अगर मैं पहले एम की बात करूं तो वहाँ पे हमको देखना है किस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है और वो एनर्जी की फ्लो से जो सोलर का कोरोना है और जो सोलर विंड है वो कैसे एक्सेलरेट हो जाती है, यानी उसकी कैसे स्पीड बढ़ जाती है। उसके अलावा सोलर विंड से मैग्नेटिक फील्ड का क्या कनेक्शन है, प्लाज्मा का क्या कनेक्शन है, और तीसरा किस तरीके से एनर्जेटिक पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो 3 एम है, माफ़ कीजिएगा, जो 3 एम है ये आपको याद रखने हैं। सन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि हो सकता है वो आपसे डायरेक्टली इस मिशन के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे और सन के स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। हो सकता है वहाँ पे आपसे पूछा जाए कि कोरोना को, फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को अरेंज करो अंदर से बाहर की तरफ। तो उसके लिए आपको सन का इंटरनल स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग चिमेरा ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। ये एक एनिमल है जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग पॉपुलेशन के जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल से बना हुआ है। यानी अगर मैं बात करूँ तो चिमेरा एक अकेला ऐसा जीव है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग जीवों के सेल से बना है। यानी समझिए ये ए है, ये बी है, दोनों से कुछ कुछ सेल ले लिए, दोनों के डीएनए ले लिए, और जो ये तीसरा हमने बनाया है इन दोनों के मिश्रण से वो है चिमेरा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसमें हमको 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए के सेट्स मिलेंगे। अब न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जापान की सरकार ने मानव पशु भ्रूण प्रयोगों पे आगे बढ़ने के लिए अनुमति दे दी है और इसके तहत हमारा लक्ष्य है कि आने वाले किसी दिन में हम इस तरीके के कोई अंग का निर्माण कर पाएंगे, कोई ऑर्गन्स क्रिएट कर पाएंगे जो ह्यूमंस में ट्रांसप्लांट किए जा सकें, यानी ह्यूमंस में प्रत्यारोपित किए जा सकें। तो ये इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखनी है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी या फिर विवाद से जुड़ी हुई है।
इसके तहत हम लोग एनिमल के मॉडिफाइड एम्ब्रियोज यानी जानवरों के संशोधित भ्रूण को ह्यूमंस के प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के साथ जोड़ेंगे। यानी कि इसके तहत हम लोग ऐसे एनिमल एम्ब्रियोज क्रिएट करेंगे, ऐसे पशु भ्रूण क्रिएट करेंगे जिसमें पर्टिकुलर कोई अंग की कमी हो, जैसे कि पैनक्रियाज उसमें नहीं होंगे। और फिर क्या करेंगे, जो ये आपने क्रिएट किया है जिसमें पैनक्रियाज नहीं है, उसको ह्यूमन के स्टेम सेल यानी कि ह्यूमंस की जो मूल कोशिकाएं हैं उसमें इम्प्लांट कर दिया जाएगा और देखा जाएगा क्या जो इसमें पैनक्रियाज मिसिंग है वो यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि स्टेम सेल जो है वो बेसिक सेल होते हैं ह्यूमंस में, ये बेसिक कोशिकाएं होती है जिससे बाकी सारे अंग बनते हैं। तो यहाँ पे पैनक्रियाज मिसिंग थे तो हम लोग एक बार जोड़ देंगे, फिर देखेंगे क्या जो पैनक्रियाज मिसिंग थे वो यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं। तो इस तरीके का ये पूरा एक्सपेरिमेंट रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे एक तो हम एनिमल के एम्ब्रियो को ले रहे हैं या फिर पशु भ्रूण को ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम मनुष्य की मूल कोशिकाओं को ले रहे हैं। तो इस वजह से दो अलग अलग इंडिविजुअल की जब हम लेके कोशिकाएं या फिर डीएनए सैंपल से एक तीसरा क्रिएट करते हैं तो उसमें हम लोग उस तीसरे वाले को कहते हैं चिमेरा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि नाम दिख रहा है रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम, यानी ऐसा लॉन्च सिस्टम यहाँ पे हमको तैयार करना है जो एक बार सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में प्लेस करके आ गया, फॉर एग्जाम्पल भारत की निचली कक्षा में प्लेस करके आ गया, फिर वही लॉन्च व्हीकल दूसरी सैटेलाइट भी प्लेस करके आएगा। यानी एक से ज़्यादा बार जब वो सैटेलाइट प्लेस करके आ जाएगा तो ऐसे सिस्टम के तहत हम लोग लॉन्च व्हीकल्स को एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरीके के लॉन्च सिस्टम को कहा जाता है रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम, यानी जिसका बार बार आप इस्तेमाल कर सकें, रीयूज़ आप उसका कर सकें। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक चीनी स्टार्टअप जिसका नाम है लिंक स्पेस, उसने अपने एक रॉकेट जिसका नाम है RLV-T5, और ये जो रॉकेट है ये रीयूजेबल रॉकेट है, यानी वापस इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस चाइनीज़ कंपनी ने 5 महीनों में इसका तीसरा परीक्षण कंप्लीट कर लिया है, जिससे इस तरीके की तकनीक के डेवलपमेंट में, उनके विकास में एक नई गति आ गई है। ये जो रॉकेट है बेसिकली इनको नेक्स्ट जनरेशन के रॉकेट्स कहा जा रहा है, जो कि अल्टीमेटली करीब 70% जो भी आपका टोटल कॉस्ट लगता है उसको कम कर सकता है। यहाँ पे हमने देखा रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम, इसी का विपरीत होता है एक्सपेंडेबल लॉन्च सिस्टम। इसमें होता क्या है, जो लॉन्च सिस्टम है उससे एक बार कोई भी लॉन्च व्हीकल को लॉन्च कर दिया जाता है और उसके बाद इस लॉन्च सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी इसको हटा दिया जाता है। अब अगली बार जब भी आप लॉन्च करेंगे तो आपको एक नया लॉन्च सिस्टम वहाँ पे स्थापित करना पड़ेगा। तो इसलिए काइंड ऑफ यूज़ एंड थ्रो वाली यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे हम निर्भर थे। पर ये रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम के तहत हम लोग अब यूज़ एंड थ्रो में ना जाके उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वजह से इसमें कॉस्ट जो भी लगती थी यहाँ पे उसमें काफ़ी कमी आएगी। और अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्पेस एक्स जो कि एक यूएस की प्राइवेट फर्म है, उसने 2017 में इस तरीके के लॉन्च करवाए हैं जहाँ पे रिकवरेबल रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग अकादमिक लोमोनोसोव के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, ये एक रशिया की पावर शिप है जो कि पहले फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर स्टेशन के तौर पे लॉन्च किया गया है, यानी आर्कटिक महासागर में पहला तैरता परमाणु रिएक्टर है ये। और लॉन्च किसने किया है, अभी हमने देखा रशिया ने इसको लॉन्च किया है। इसके निर्माण कार्य की बात करूं तो 2006 वर्ष में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये परमाणु ईंधन से भरा हुआ है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसको पिवेक नामक जगह पे डिप्लॉय किया गया है जो कि रशियाज फार ईस्ट में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 वर्ष के अंत तक जो अकादमिक लोमोनोसोव है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा, क्योंकि उसके पास ही एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसका नाम है बिलीबिनो न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो बंद पड़ा है। तो आपको याद रखना है साइबेरिया क्षेत्र का ये जो शहर है पिवेक, यहाँ पे ये डिप्लॉय किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत। तो ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है अकादमिक लोमोनोसोव जिसमें काफ़ी सारे फ्लोटिंग न्यूक्लियर यूनिट्स हैं। अगर हम यहाँ पे परमाणु एजेंसी रोस्टॉम की बात सुने तो उस एजेंसी के अनुसार इस प्रकार के रिएक्टर ऐसे स्थान जो सदैव बर्फ से ढके रहते हैं उनमें आसानी से ऊर्जा उपलब्ध कराएंगे, और साथ ही इस प्रकार के रिएक्टर्स को बाहर दूसरे देशों में भी बेचा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। इसका मेन इंटेंशन है कि उस पर्टिकुलर रीजन के ऑयल प्लेटफॉर्म्स को सर्व किया जा सके, क्योंकि जो रशिया है वो ऑलरेडी अपना एक्सप्लोरेशन हाइड्रोकार्बन्स के लिए आर्कटिक में फैला रहा है। तो अगर इस तरीके के इनिशिएटिव्स को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा तो रशिया की इस पहल में बहुत उसको मदद मिलेगी। ये पूरे विश्व का सिर्फ एकमात्र फ्लोटिंग पावर यूनिट है और साथ ही
पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा नदर्न मोस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, यानी एक ऐसा पूरा परमाणु सिस्टम का इंस्टॉलेशन है जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग में स्थापित किया गया है। हालांकि बहुत समय से जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, जो लोग पर्यावरण के संरक्षण के तौर पे सामने आते हैं, वो इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं और इसको परमाणु टाइटैनिक और बर्फ पर चेरनोबिल नाम दिए जा रहे हैं। अगर चेरनोबिल की बात करें तो 1986 का ये एक इंसिडेंट है जब न्यूक्लियर पावर प्लांट का मेल्टडाउन हो गया था यूएसएसआर में, जिसकी वजह से बहुत सारा न्यूक्लियर जो रेडिएशन है, जो इस तरीके की न्यूक्लियर तरंगे हैं, वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई थी और बहुत लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनी थी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आप न्यूक्लियर पावर प्लांट ले जा रहे हो बर्फ में, ये भी चेरनोबिल बन सकता है और पूरा जो आईसी एरिया है उसको तबाह कर सकता है। अब अगर मैं बात करूं क्या इंपॉर्टेंस है या क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, तो सबसे पहले तो रिमोट एरियाज यानी दूर दराज के जो भी इलाके हैं वहाँ पे ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करेगा। उसके अलावा जो भी आर्कटिक का क्षेत्र है वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन में भी ये काम आएगा, क्योंकि जो भी यंत्र यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे उन सबको पावर देने का काम यही पावर प्लांट करेगा। उसके अलावा क्योंकि ये ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करेगा, साथ साथ ये क्लाइमेट चेंज या फिर जलवायु परिवर्तन को भी कंट्रोल करेगा और ग्रीन हाउस गैस के जो एमिशन होते हैं उनको भी ये रोकेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम फेडर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है? एक ह्यूमनॉइड रोबोट है या फिर मानभाव रोबोट है ये। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचा है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी अपने पुराने लेक्चर में। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये बेसिकली एक जॉइंट एफर्ट्स है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने साथ मिलकर इस तरीके का एक स्पेसक्राफ्ट क्रिएट किया है जो कि हैबिटेबल स्पेसक्राफ्ट है, यानी ये जो है एक तो अंतरिक्ष में डिप्लॉयड रहेगा और यहाँ पे साथ में मेंबर्स काफ़ी सारे निवास कर सकते हैं। तो अभी उसी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये जो फेडर नामक ह्यूमनॉइड रोबोट है ये यहाँ पे पहुँचा है। इसका वजन 160 किलो है, 180 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, और इसको सोयूज नामक कैप्सूल में भेजा गया था जो कि एक मानव रहित रॉकेट था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसको रशिया के स्पेस फैसिलिटी जो कि बाइकोनूर में है कजाकिस्तान, वहाँ से लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रशिया की स्पेस फैसिलिटी है लेकिन ये कजाकिस्तान में है, इसी वजह से ये आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा फेडर का अगर पूरा आप यहाँ पे नाम देखेंगे तो क्या है? फाइनल एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑब्जेक्ट रिसर्च। इसका पहला आप लेटर उठा लें तो ये आपका फेडर बना देता है। और ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे 10 दिन बिता के आएगा और साथ में अंतरिक्ष यात्रियों की सहायता करना सीखेगा। जो फेडर है ये सभी मानव गतिविधियों को कॉपी करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष यात्रियों की मदद कर सके, साथ में पृथ्वी में भी जो लोग हैं उन सब के कार्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसका चित्र है। और ये जो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बहुत हाई रिस्क के टास्क होते हैं उन सभी को अकम्प्लिश करने में मदद करेगा। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो आईएसएस के बाहर के कुछ टास्क होते हैं तो वो ह्यूमंस की कैपेबिलिटी से बाहर होते हैं। तो ये जो रोबोट है जिसको मानव जैसा ही बनाया गया है ये इन सारे टास्क को अकम्प्लिश करेगा। इनफैक्ट ये जो रोबोट है ये पृथ्वी पर भी उपयोगी बताया गया है। ये उच्च विकिरण वाले वातावरण में काम कर सकता है। मुश्किल समय में बचाव कार्यों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो फेडर है वो रूस का या फिर रशिया का पहला रोबोट है जो स्पेस में गया है। 2011 में नासा ने भी इसी तरीके का एक रोबोट भेजा था जिसका नाम था रोबोनॉट, यानी रोबोट और एस्ट्रोनॉट को मिला के बनाया गया था ये रोबोनॉट 2। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, रोबोनॉट कौन से देश का रिप्रेजेंटेटिव है, कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। उसके अलावा 2013 में जापान ने भी आईएसएस के पहले जापानी अंतरिक्ष कमांडर के साथ किरोबो नाम का एक छोटा रोबोट भेजा था। तो यानी तीसरी कंट्री ये बन गई है। पहला नासा ने भेजा था, उसके बाद जापान ने भेजा, अब रशिया ने यहाँ पे भेजा है। इसको विकसित करने में टोयोटा नामक कंपनी ने मदद की है। यहाँ पे हम किरोबो की बात कर रहे हैं दोस्तों। किरोबो को विकसित करने में टोयोटा नामक कंपनी ने मदद की है और ये सिर्फ जापानी भाषा बोलने में सक्षम था। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किरोबो के बारे में भी आप एक दो चीज़ें देख लें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे, शिशिर कुमार मित्र। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चंद्रयान 2 ने कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी। फ़ोटोज़ में उसने चांद पे जो क्रेटर्स है उनकी फ़ोटो भेजी थी। क्रेटर्स यानी कि समझ लीजिए जो चांद की सतह है उस पर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं, या फिर मैं बात करूं तो आप आसान भाषा में समझिए कुछ गड्ढे हैं। तो उन गड्ढों की यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच के भेजी थी
टेरेन मैपिंग कैमरा द्वारा, जो कि ऑर्बिटर में लगा हुआ था चंद्रयान मिशन में। ये जो फोटोज़ थी ये सब नदर्न पोलर रीजन की थी चंद्रमा पे, यानी कि जो चंद्रमा का उत्तरी ध्रुव है वहाँ की फ़ोटोज़ कैप्चर की गई हैं। ऐसा माना जाता है ये जो नदर्न पोलर रीजन है चांद का, ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट स्पॉट है, यानी पूरे सोलर सिस्टम में अगर आप जितने भी ठंडे स्पॉट्स को देखेंगे तो उनमें सबसे ऊपर इसकी गिनती आती है। और कहा जाता है यहाँ पे जो तापमान है वो -248 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर कम रहता है, जिससे वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। इसी फोटोज़ में एक ऐसा क्रेटर था, एक ऐसा गड्ढा था जिसका नाम रखा गया मित्रा क्रेटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसका नाम था वो इंस्पायर्ड था शिशिर कुमार मित्रा के नाम से, जो कि भारत के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेडियो फिजिसिस्ट थे। वो भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए थे। अगर बात करें तो वो भारत में रेडियो का संचार शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे और वो आयोनोस्फेरिक साइंस और रेडियो टेक्नोलॉजी में निपुण थे। शिशिर कुमार मित्र के दोस्तों बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहे हैं। अगर आप वायरलेस टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखें, अगर आप रेडियो फिजिक्स के फील्ड की बात करें, या फिर आप आयोनोस्फेयर के साइंस के बारे में बात करें, उन्होंने सीवी रमन और मैरी क्यूरी के अंडर भी काम किया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो ये जो क्रेटर है, यानी ये जो गड्ढा है मून के नदर्न पोल पे या फिर उत्तरी ध्रुव पे, उसका नाम मित्रा क्रेटर रखा गया है शिशिर कुमार मित्रा को ऑनर करते हुए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सो प्लैनेट पे मिले हुए पानी के बारे में। एस्ट्रोनॉमर्स को पहली बार एक एक्सो प्लैनेट जिसका नाम था K2-18b के ऊपर जल की डिस्कवरी हुई है, यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने ये डिस्कवरी करी है। साथ ही वहाँ पे पृथ्वी जैसा तापमान भी पाया गया है, जिसकी वजह से ये संभावना कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, वहाँ पे जीवन किसी ना किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इस पर्टिकुलर थॉट को और ज़्यादा मजबूती मिल गई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई ये एक्सो प्लैनेट क्या होता है। देखिए दोस्तों, एक्सो प्लैनेट को हम लोग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सोलर का तात्पर्य है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर कहीं मौजूद होता है, यानी ये जो प्लैनेट है ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद है, तो इस प्लैनेट को कहा जाता है एक्सो प्लैनेट। और इसी प्लैनेट पे अभी जल की खोज हुई है। अब जैसे आप हमारे सोलर सिस्टम में देखेंगे तो जितने भी ग्रह हैं वो सब सूरज के चक्कर लगाते हैं, इसी तरीके से एक्सो प्लैनेट भी किसी और स्टार के चक्कर लगाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिसकी हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं K2-18b, तो ये जो प्लैनेट है ये एक कूल डॉर्फ स्टार K2-18 का चक्कर लगाता है। तो यानी ये जो बीच में होगा ये होगा K2-18b और उसका चक्कर लगा रहा है इस तरीके से हमारा एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट या फिर एक्सो प्लैनेट। माफ़ कीजिएगा, ये जो अंदर वाला है ये है K2-18 और ये जो आपका प्लैनेट है बाहर वाला ये है K2-18b, जिसके चक्कर लगा रहा है वो स्टार का नाम है K2-18। तो इसी के साथ हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ये जो है अभी तक डिस्कवर्ड एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे वाटर यानी जल और टेम्परेचर यानी तापमान दोनों ही इस फैक्ट को सपोर्ट करते हैं कि वहाँ पे लाइफ किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर एग्जिस्ट कर सकती है। हालांकि अगर आप पृथ्वी से कंपेयर करें तो ये जो K2-18b है इसमें ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण जो है वो पृथ्वी के कंपैरिजन में ज़्यादा है और साइज़ में भी ये अर्थ से बड़ा है। ये जो दोस्तों K2-18 है और जो उसके चक्कर लगाता हुआ एक्सो प्लैनेट है K2-18b, ये दोनों लियो कॉन्स्टलेशन में पड़ते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, इसका तात्पर्य ये था कि ये जो पूरा सिस्टम है ये लियो कॉन्स्टलेशन में पड़ता है। और अगर आप पृथ्वी से इसको कंपेयर करें तो पृथ्वी के कंपैरिजन में ये 110 लाइट ईयर्स दूर है। तात्पर्य है मेरा कि पृथ्वी से ये टोटली 110 लाइट ईयर की दूरी पे है और लियो कॉन्स्टलेशन में है। जो बीच वाला प्लैनेट है, जो एक छोटा सा एक बोना प्लैनेट या फिर बोना स्टार है बेसिकली, उसका नाम है K2-18 और जो एक्सो प्लैनेट है उसका नाम है K2-18b, जो कि इस बीच वाले स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, अगर मैं मास की बात करूं या फिर द्रव्यमान की हम लोग बात करते हैं तो पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा मास ऑक्यूपाई करा हुआ है K2-18b ने, यानी 8 टाइम्स ज़्यादा मास है इसके पास। इसको डिस्कवर किया गया था वर्ष 2015 में। किसके थ्रू? तो यहाँ पे नासा का एक मिशन भेजा गया था जिसका नाम था केपलर स्पेसक्राफ्ट। उसी स्पेसक्राफ्ट ने इस पर्टिकुलर एक्सो प्लैनेट को डिस्कवर किया वर्ष 2015 में। और अभी हमको इस बात का पता लगा है कि यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस है और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी सूटेबल है
कि ये लाइफ को सपोर्ट कर पाए। इसीलिए हो सकता है यहाँ पे किसी न किसी फॉर्म में लाइफ ज़रूर एग्जिस्ट करती हो। हालांकि ये सब अभी संभावना है और इसके बारे में हम लोग सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं, कुछ चीज़ कंफर्म हम यहाँ पे नहीं कह सकते, लेकिन जो कंडीशन है उसको देखते हुए ऐसा हमको लगता है कि लाइफ एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों ये जो एक्सोप्लैनेट है ये एक हैबिटेबल जोन या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ता है, यानी एक ऐसे जोन में पड़ता है जहाँ पे ना तापमान बहुत ज़्यादा है ना तापमान बहुत कम है। तो बेसिकली तापमान बिल्कुल सूटेबल है कि लिक्विड फॉर्म में पानी एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इसके बारे में ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वैज्ञानिकों ने या साइंटिस्ट ने किस तरीके से पता लगाया है कि इसके एटमॉस्फेयर में पानी है या तापमान ऐसा है, तो वो एक हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से पता लगाया गया है। वहाँ पे एक ओपन सोर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है जिसके तहत जो K218b है उसके वातावरण को एनालाइज किया गया है, उसका विश्लेषण किया गया है। उस विश्लेषण के बाद ही हमको ये मालूम पड़ा है कि वहाँ पे कुछ जल वाष्प मौजूद हैं, यानी कोई जगह पे कुछ अमाउंट में वाटर वेपर्स भी मौजूद हैं। अब वहाँ पे जल वाष्प का मौजूद होना इस बात का सबूत देता है कि उसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी और हमको इसमें रिसर्च की ज़रूरत है, जिससे हम उसके क्लाउड कवर को या फिर उसमें कितने बादल मौजूद हैं इन चीज़ों का पता लगा पाएंगे और उसमें एक्चुअली कितना परसेंटेज वाटर है, यानी कितना प्रतिशत वायुमंडलीय पानी है, इस चीज़ का भी तभी पता लग पाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग पायरोफ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि धीरे धीरे जो पूरा विश्व है वो जोर दे रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग मूव करें, यानी कि ऐसे व्हीकल, ऐसे वाहनों की तरफ मूव करें जो बैटरी से चलते हों, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हों, जिससे कि फ्यूल को ना जलाना पड़े, जिससे कि क्या ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस कम हो, साथ साथ पोल्यूशन कम हो। तो अभी हो ये रहा है कि ज़्यादातर जो भी कंट्रीज़ हैं, जो भी देश हैं, वो इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जाए। लेकिन यहाँ पे एक कुछ समस्या है जो हमारे सामने उभर के आती है। मान लेते हैं अब मेरे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मैं जा रहा हूँ और जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और कोई इसमें पावर कट करने का तरीका मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, तो ये संभावना है कि मुझे बिजली के झटके लग सकते हैं, क्योंकि जो पूरा वाहन है वो इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी से चलता है। अगर उसमें ज़रा भी एक्सीडेंट हो गया और उसकी बैटरी थोड़ी डैमेज हो गई तो हो सकता है वही इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लग सकता है या फिर वो पूरे वाहन में बिजली का संचार कर सकता है। तो ऐसी दुर्घटना से बचने के लिए हम लोग पायरोफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? छोटे छोटे उपकरण हैं जो छोटे छोटे विस्फोटक चार्ज के द्वारा जो हाई वोल्ट की बैटरी है उसका पूरा केबल कनेक्शन काट देते हैं, यानी कट कर देते हैं। इससे होता क्या है, बिजली का संचार वहीं पे रुक जाता है, इफेक्टिवली शट डाउन हो जाता है पावर सर्कुलेशन। तो जो भी व्यक्ति फंसा हुआ है गाड़ी में, अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको बिजली का झटका लगने का खतरा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये इक्विपमेंट इसीलिए काम आते हैं अब, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। नीति आयोग लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए नीतियाँ बना रहा है। तो इस तरीके के इक्विपमेंट्स का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होने वाला है। देखिए, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं। अगर होगा ये कि गाड़ी में थोड़ा सा भी झटका महसूस होगा एयरबैग सेंसर के थ्रू, तो वो तुरंत पायरोफ्यूज को एक्टिवेट कर देगा, और एक बार पायरोफ्यूज एक्टिवेट हो गया तो वो छोटे छोटे विस्फोट करेगा, जिससे पूरा केबल कनेक्शन यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे फाइनली होगा ये कि बिजली का खतरा लगने का या फिर आग लगने का, माफ़ कीजिएगा, बिजली का झटका लगने का खतरा या फिर आग लगने का खतरा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आने वाले समय में पायरोफ्यूज का बहुत यूज़ आने वाला है, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो है फॉस्फोरेसेंस या फिर स्फुरदीप्ति के बारे में। क्या मतलब है इसका? किसी भी पदार्थ का यह वो गुण होता है, बेसिकली पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो आसान शब्दों में अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इस चीज़ ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है, इस चीज़ ने ऊर्जा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एमिट करेगा रेडिएशन के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में। तो ये जो रोशनी आपको दिखेगी धीरे धीरे जो कि एमिट होगी, तो इस पूरी प्रॉपर्टी को ही कहा जाता है फॉस्फोरेसेंस। अब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि दिल्ली बेस्ड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक खोज की है। एक ऐसी नॉवल सिक्योरिटी इंक की खोज की गई है जो जब यूवी यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जिसकी वेवलेंथ 254 nm हो,
उससे एक्सपोज की जाती है, यानी कि जब ये लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये जो इंक है ये लाल कलर ऐसा एमिट करने लगेगी, यानी लाल कलर की रोशनी छोड़ने लगेगी। लेकिन जैसे ही आप ये यूवी का जो प्रकाश इसके ऊपर पड़ रहा है इसको कट ऑफ कर दें, इसको बंद कर दें, तो ये हरी रोशनी छोड़ने लगती है। तो इस तरीके की ये नोवल सिक्योरिटी इंक की अभी खोज की गई है दिल्ली बेस्ड नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के साइंटिस्ट द्वारा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 फिनोमिना इन्वॉल्व हैं। जो लाल रंग निकल रहा है वो तो प्रतिदीप्ति की वजह से निकल रहा है या फिर फ्लोरोसेंस की वजह से निकल रहा है, लेकिन जो बाद में हरा रंग निकल रहा है वो स्फुरदीप्ति की वजह से निकल रहा है या फिर फॉस्फोरेसेंस की वजह से निकल रहा है। इस तरीके की ये पहली रिपोर्ट है जहाँ पे हमको एक स्याही मिली है, एक इंक मिली है जो अलग अलग 2 पिगमेंट्स अपने अंदर लिए हुए है और अलग अलग लाइट एमिट करती है जब उसको यूवी से एक्सपोज किया जाए। तो ये ऐसी पहली रिपोर्ट है। तो इस स्याही को हम लोग करेंसी नोट या फिर पासपोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके इसी सिक्योरिटी फीचर्स को यूज़ करते हुए। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और क्योंकि ये पहली बार ऐसी रिपोर्ट छपी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और समझना इंपॉर्टेंट है, ये फ्लोरोसेंस क्या होता है और ये फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, यानी प्रतिदीप्ति क्या होती है और स्फुरदीप्ति क्या होती है। तो दोस्तों अगर हम लोग फ्लोरोसेंस या फिर प्रतिदीप्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे तो जो रेडिएशन निकलता है किसी भी ऑब्जेक्ट से वो इंस्टेंट है, यानी तुरंत ही निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप फॉस्फोरेसेंस की बात करें या स्फुरदीप्ति की बात करें तो ये डिलेड एमिशन है। यहाँ पे होता क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर करके रख लेता है अपने पास, और ऐसा माना जाता है इसकी क्षमता करीब 12 घंटे तक होती है स्टोर करने की, और वो थोड़ा डिलेड एमिशन दिखाता है अलग अलग रेडिएशंस का। उसके अलावा दोस्तों ये देखा गया है कि जनरली फ्लोरोसेंस जो है या फिर प्रतिदीप्ति जो है वो की एक प्रॉपर्टी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, और अगर हम बात करें तो स्फुरदीप्ति रिजिड मॉलिक्यूल्स की एक प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा ऐसा भी पाया गया है कि फ्लोरोसेंस जो होता है तो ये पूरा जो रिएक्शन है ये मॉडरेट टेम्परेचर पे ही टेक प्लेस करता है, यानी उस पर ही अकर करता है। लेकिन अगर फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो ये लो टेम्परेचर रिक्वायर करता है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब वो यूवी रेडिएशन पड़ रहा था तब वो लाल कलर की लाइट छोड़ रहा था। जैसे ही आपने यूवी रेडिएशन कट किया तो वो हरी कलर की लाइट छोड़ने लगा। तो पहला प्रोसेस जो हम मान रहे हैं वो फ्लोरोसेंस का पार्ट है, फ्लोरोसेंस का पार्ट है, माफ़ कीजिएगा, यानी प्रतिदीप्ति का पार्ट है। तो इससे मुझे ये चीज़ स्पष्ट हुई कि जो ये प्रोसेस है फ्लोरोसेंस का, इस पर जब तक आप कोई एनर्जी का सोर्स डालते रहेंगे तब तक ये लाइट छोड़ती रहेगी। तो इसमें अगर ये आपने कट किया तो ये लाइट छोड़ना बंद कर देगा, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो अगर इसकी आप जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो जब तक इस पर एनर्जी पड़ती रहेगी तब तक ये लाइट छोड़ता रहेगा। जैसे ही एनर्जी कट ऑफ हुई इसने भी काम करना बंद कर दिया। और अगर यहाँ पे फॉस्फोरेसेंस की बात करें तो अगर हमने एनर्जी सोर्स कट भी कर दिया तो भी ये प्रोसेस कैरी ऑन होता रहता है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था ये एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता रखता है। तो एनर्जी अगर स्टोर हो गई तो धीरे धीरे करके वो एमिट होती रहेगी, भले ही एनर्जी का सोर्स यहाँ पे कट हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं इन दोनों के बीच में। और ये न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि एक ऐसी सिक्योरिटी इंक बनाई गई है जो अलग अलग कलर एमिट करती है, अलग अलग में भी लाल और हरा। जब यूवी रेज पड़ रहे हो तो लाल कलर, जब यूवी रेज हटा दी है तो हरा कलर। और ऐसा माना जा रहा है ये 2 रिएक्शंस, 2 ये फिनोमिनाज हैं जो कि इस पूरे प्रोसेस के पीछे हैं। इस इंक का पोटेंशियल है कि इसको आप सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पे, करेंसी नोट्स में और पासपोर्ट में। फिर हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो सबसे पहले भौतिक शास्त्र की बात करेंगे। 2019 का ये पुरस्कार 3 साइंटिस्ट को मिला है, जेम्स पील्ब्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोज। तो इन 3 साइंटिस्ट को मिला है इस बार का नोबेल पुरस्कार। अगर आप भौतिक शास्त्र की बात करते हैं, जेम्स पील्ब्स को मिला है ये भौतिक ब्रह्मांड विज्ञान के लिए, उन्होंने इससे जुड़े हुए सिद्धांत की खोज की है। और बाकी जो 2 हैं इन दोनों को क्यूमुलेटिव मिला है, यानी दोनों को एक साथ दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक्सोप्लैनेट से जुड़ी हुई खोज की है। तो इन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया को ये समझाया कि जो बिग बैंग थ्योरी है उसके बाद ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों बिग बैंग थ्योरी की मैं बात करूं तो ऐसा माना जाता है, अगर मैं आपको एक छोटे टर्म्स पे समझाऊं, कि पहले क्या था, एक सिंगल पॉइंट था, इसी के अंदर सब कुछ समाया हुआ था। इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई था, प्रेशर भी बहुत हाई था और जो वॉल्यूम थी वो बहुत कम थी। तो यानी एक जरा से पॉइंट में, एक सिंगल पॉइंट में सब कुछ समाया हुआ था। फिर जब इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, ऐसा मान लीजिए, तो आसान भाषा में आप ये कहिए कि इसकी बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई, तो ये एक्सप्लोड कर गया। तो ये एक्सप्लोड किया, जैसे ही ये फूटा तो हर एक दिशा में इसने मटेरियल छोड़ा जो इसके अंदर था। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके सॉलिडिफाइड होता गया। फिर हमारे अलग अलग
थ्योरीज के जरिए हमें पता पड़ता है कि उन्हीं से प्लैनेट, स्टार्स और इन सब चीज़ों का निर्माण हुआ है। इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड का निर्माण अभी मॉडर्न थ्योरी में हम लोग बिग बैंग थ्योरी से ही मानते हैं। तो ये तो हो गया इन दोनों की थ्योरी के बारे में। अब एक बार जानते हैं हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है, यानी खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगी विकिरण। तो मैं अगर बात करूं तो ये उस समय का विकिरण है या उस समय का रेडिएशन है जब ब्रह्मांड अपनी अर्ली एजेस में था, यानी ब्रह्मांड बन ही रहा था। उस समय के जो रेडिएशन निकले हैं, जो विकिरण निकले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जो बेसिकली अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से उन रेडिएशंस को, उन विकिरण को हम लोग कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या फिर खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगी विकिरण। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आए कि ये तरंगे कहाँ से आती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये कोई जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फॉर्म हो गया वहाँ से आ रही हो। मान लीजिए अगर आप अंतरिक्ष में देखें तो ढेरों सितारे आपको देखने को मिलेंगे, या फिर कोई और गैलेक्सीज है जिनको हम देख नहीं पाते लेकिन वो मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है इन सितारों से या फिर इस गैलेक्सी से आ रही हैं ये किरणें या फिर ये विकिरण, ये जो रेडिएशन है ये वहाँ से आ रही हैं जो चीज़ें अभी भी नहीं बनी हैं, जो अभी बनने वाली हैं। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है। ये हर दिशा से हमारी ओर आती हैं। अगर आप किसी आम प्रकाश देखने वाली कोई दूरबीन लेंगे तो उससे कुछ ही जगह पे आपको कुछ वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन अगर आप सूक्ष्म तरंगे मापने वाला रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हर एक दिशा से हल्की हल्की सूक्ष्म तरंगी लालिमा फैली हुई है। तो यानी ये हर एक दिशा से अर्थ की तरफ आती है। और ये किसको नोट करती है? ये करती है जब हम लोग कोई भी प्लैनेट बना नहीं था, बिग बैंग अभी हुआ ही है, धीरे धीरे यहाँ पे बनने का प्रोसेस अब शुरू होगा। उस समय जो रेडिएशन निकले थे वो आज हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये उस समय के हैं। आप ये चीज़ ध्यान रखें, हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये किसी प्लैनेट से आ रही है, किसी एक स्टार से आ रही है, सूरज से आ रही है। तो ऐसा नहीं है, ये उस समय की रेडिएशन है जब कुछ बना ही नहीं था। तो ये ऐसे किसी चीज़ से कैसे आ सकती है जो ऑलरेडी बन गया हो? तो यानी कि ये ऐसी चीज़ों से आ रही है जो अभी तक नहीं बना है। और ये डिनोट करती है अर्ली बिग बैंग फेज को, अर्ली यूनिवर्स के फेज को। उसके अलावा अगर हम लोग एक्सोप्लैनेट की बात करें तो मैंने आपको बताया था बहिर्ग्रह या फिर एक्सोप्लैनेट ऐसे ग्रहों को कहा जाता है जो हमारे सौरमंडल से बाहर हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कोई प्लैनेट्स है उनको आप कहते हैं एक्सोप्लैनेट्स। और इसकी डिस्कवरी के लिए बाद के दो साइंटिस्ट को, जिनका नाम है मिशेल मेयर और डिडियर क्विलोज, इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला है। अब अगर बात करें नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान के लिए 2019 में, तो ये भी 3 साइंटिस्ट को दिया गया है, जिनके नाम है जॉन बी गुडइनफ, एम स्टैनली विटिंघम और अकीरा योशिनो। बेसिकली इन लोगों को मिला है लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखना है आपको, ये जो है ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। अगर इसके प्रोसेस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लिथियम आयन का फ्लो होता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो दोस्तों होता यह है, एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड। आसान भाषा में आप समझे, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो लिथियम आयन है वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं जो यहाँ पे जमे होते हैं। जब इस बैटरी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये जो लिथियम आयन है ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस। उसके अलावा जब आप इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो इसका उल्टा प्रोसेस होता है, जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं वो वापस नेगेटिव पे ट्रैवल कर जाते हैं। इसी वजह से इस बैटरी को कहा जाता है ये रिचार्जेबल बैटरी होती है। इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं कि आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल है, मेंटेनेंस कम मांगती है, लाइट वेट होती है। तो ये कुछ पॉइंट आप ध्यान रखें। और ये अभी हर एक जगह पे इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी है। भले ही मोबाइल फ़ोन की बात करूँ मैं, या फिर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करूँ, तो हर जगह पे इस बैटरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, 97 के उम्र में जो गुड इनफ हैं, यानी जॉन बी गुड इनफ, ये सबसे ओल्डेस्ट नोबेल विनर हैं आज तक के। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखें। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैन एलन प्रोब्स मिशन। ये एक नासा का मिशन है जो कि 7 साल पुराना था। अभी फ़िलहाल ये डीकमीशन कर दिया गया है। यहाँ पे बेसिकली 2 सैटेलाइट्स मौजूद थी जो वैन एलन बेल्ट्स में रखी हुई थी। और ये जो सैटेलाइट थी इनका काम था वैन एलन बेल्ट्स को पढ़ना कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल्स को अक्वायर करती हैं और लूज करती हैं। अब देखते हैं वैन एलन बेल्ट होती क्या है। देखिए, जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो इस तरीके की बेल्ट से सराउंडेड होती है, डोनट शेप की होती है कुछ हद तक। और ये जो बेल्ट है, इन्हीं बेल्ट्स को कहा जाता है वैन एलन बेल्ट्स। अब अगला सवाल आता है इनके अंदर क्या होता है। तो ये जो बेल्ट है इनके अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। जब भी दोस्तों सूर्य से आने वाले कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म
की इन्फ्लुएंस में ये बेल्ट आती हैं तो ये अपनी शेप चेंज कर लेती हैं। और ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स हैं ये हमारी सैटेलाइट्स को ख़राब कर सकते हैं, पृथ्वी पे मौजूद पूरी पावर ग्रिड को ख़त्म कर सकते हैं, और जो जीपीएस सिग्नल का हम इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन के लिए उसको भी पूरी तरह डिसरप्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ की जांच करने के लिए किस तरीके से वैन एलन बेल्ट्स काम करती हैं, नासा ने वर्ष 2012 में ट्विन वैन एलन प्रोब्स लॉन्च की। अब दोस्तों जो ये प्रोब लॉन्च किया गया था नासा द्वारा, इसमें क्या था, इसमें हम लोग 4 अलग अलग पार्टिकल्स को यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे। कौन कौन से? सबसे पहले हीलियम, फिर ऑक्सीजन, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये चारों ही पार्टिकल्स हमारे पूरे सौर मंडल में मौजूद रहते हैं और जो वैन एलन बेल्ट है उनके डायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम थोड़े और साइंटिफिक टर्म्स में जाएं तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसी प्लाज्मा वेव्स जनरेट करते हैं जो बेल्ट के अंदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं वो तेज़ मोशन करना शुरू हो जाते हैं। इसी प्लाज्मा वेव की वजह से वो एक्साइटेड हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। ये जो प्रोब्स हैं इन्होंने ये भी बताया था यहाँ पे कि जो बेल्ट है उनकी शेप वेरी कर सकती है, अलग अलग समय पे अलग अलग शेप ये एक्वायर कर सकता है। कभी हो सकता है इस तरीके की पूरी एक कंटिन्यूस बेल्ट हो, कभी हो सकता है यहाँ पे छोटी छोटी बेल्ट हो इस तरीके से 2। तो शेप जो है वो वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू जो मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं सन के पास से। अब आप सोच रहे होंगे ये पूरी बात हम कर ही क्यों रहे हैं। देखिए, अगर हमको मालूम पड़ गया कि जो सन से मैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक स्टॉर्म आ रहा है वो हमारे वैन एलन बेल्ट से रिएक्ट करके किस तरीके से अर्थ पे अपने इफेक्ट डालता है, तो हम अपनी सैटेलाइट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैंने शुरू में आपको बताया था ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है ये सैटेलाइट्स को डैमेज कर देता है। एस्ट्रोनॉट्स की इनफैक्ट कई बार जान भी जा चुकी है। तो अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर ये पूरा इफेक्ट समझ लेते हैं तो आप सैटेलाइट्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ ये हमारे को स्पेस वेदर को समझने में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि नासा ने अपने इस पर्टिकुलर मिशन को अभी डीकमीशन कर दिया, अब बंद कर दिया गया है। 7 साल करीब वो चला है, 2012 में जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट हुआ था। ऐसा यहाँ पे पूरा सिस्टम लगाया गया है जिससे दोनों ही सैटेलाइट्स, ये जो पहले वैन एलन प्रोब था इसमें 2 सैटेलाइट्स भेजी गई थी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ट्विन सैटेलाइट का मिशन था ये। तो इसमें जो 2 सैटेलाइट्स हैं वो करीब 15 साल तक ऑर्बिट में रहेंगी। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगेंगी एटमॉस्फेयर में और अपने ऑर्बिट में ही खत्म हो जाएंगी, यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो उसका कोई भी मलबा ऐसा नहीं होगा जो अर्थ पे आगे किसी तरीके की हानि पहुंचाए। वैन एलन बेल्ट्स का नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि उनको डिस्कवर किया गया था 1958 में जेम्स वैन एलन द्वारा, जो कि एक फिजिसिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा में। वैन एलन बेल्ट से आती हुई रेडिएशन को इन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद इन्होंने कुछ रिसर्च किया, तो उसी आधार पे इन बेल्ट्स का नाम रखा गया वैन एलन बेल्ट्स। तो दोस्तों अपने आज के लेसन में हम यहीं तक के टॉपिक्स रखेंगे। आने वाले लेक्चर्स में मैं इसके आगे के टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं इन लेक्चर सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे और चीज़ों को समझने में आपसे आसानी हो रही होगी। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।